हेलो एवरीवन, सो दिस इज टेस्ट नंबर 8 और हम लोगों ने इससे पहले 7 टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन आई हैव गॉट मैसेजेस फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स हु आर रेगुलर एंड दे आर टेलिंग सर, पहले तो लगा था कि पीवाईक्यू सारा आता है, बट व्हेन दे आर डूइंग इट रेगुलरली दे आर रियलाइजिंग देयर आर क्वेश्चंस व्हिच दे हैव नॉट डन इन अ वे जो कि उनको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो अभी उनको फायदा हो रहा है and I would request you, if you are one of them, so it's great, and if you are not, तो please attempt the test। and क्योंकि ये PYQ का टेस्ट है, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। द इम्पोर्टेंस ऑफ PYQ इज फॉर एवरीवन। अगर आप प्रीलिम्स लगातार निकाल रहे हैं तो भी आपको तो फिर बताने की जरूरत नहीं, यू आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद इट। somehow if you are not able to crack it, then you must understand what is the importance of PYQ, because जो नए भी क्वेश्चंस आते हैं उसका लैंग्वेज जो है, किस बेसिस पे क्वेश्चन बनना है, PYQ gives a lot of hint towards them. Even if when you don't know the answers of a particular question, the options of the PYQ, when you do it again and again with different number of questions, by the time we'll complete 2000 questions, then एक आपका नैक डेवलप हो जाएगा। आपको समझ आने लगेगा कि भाई PYQ में कौन से जो क्वेश्चंस हैं, कैसे आंसर सही होते हैं, और अगर कैसे 50-50 किया जाता है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो स्टे ट्यून एंड डू दिस। जैसे कि हमारा टेस्ट का फॉर्मेट है, हम पहले कोड्स डिस्कस करते हैं जो कि एथिक्स और एसए में वेरी ब्रीफली 2-3 मिनट्स वी डिस्कस द कोड एंड देन वी मूव अहेड टू द टेस्ट। टेस्ट में हम कैसे देखते हैं, एक तो हमारा पर्पस होता है टेस्ट में कि आप जो सीडीएस है या एनडीए है या जियो साइंटिस्ट या यूपीएससी जो भी एग्जाम्स ले रही है, जो मल्टीपल एमसीक्यू एग्जाम, उन सारे के क्वेश्चंस हम कंपाइल करके उस टॉपिक से दे दें, ताकि आपको फैक्ट भी आ जाए। और सबसे पहले सीएससी के क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि सीएससी में इन टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज सेशन। ओके, ग्रेट। तो आज का कोट है, डू नॉट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप, but by the seeds that you plant। और रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का है, क्या है, डू नॉट जज द डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप, बट बाय द सीड्स यू द सीड्स दैट यू प्लांट। इसमें बेसिकली जो आपका एफर्ट्स लग रहा है, मतलब कि जो आउटकम और आउटकम से ज्यादा जो आप एफर्ट्स जो लगा रहे हो, मतलब कि कर्म पे फोकस करो, बेसिकली ये बोलना चाह रहा है। कर्म पे फोकस करो तो यू कैन हैव डिफरेंट डायमेंशंस इन टर्म्स ऑफ गीता का जो श्लोक है कर्मण्येवाधिकार से, उसमें देख सकते हैं। दिस ऑल्सो गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू मूव फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क विदाउट एंगेजिंग योर सेल्फ और डिलेइंग योर अनदर टास्क, है ना। तो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है आपको, एक डिलेड ग्रेटिफिकेशन का आपको ये तरीका भी समझाता है। ठीक है, तो डू नॉट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप, बट बाय द सीड्स दैट यू प्लांट। ठीक है, तो व्हाट एफर्ट्स यू हैव गिवन, ऐसे भी कोट्स हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और भी मल्टीपल डायमेंशंस इसको होंगे, वो मैं फिर दोबारा डिस्कस करूंगा अगले कोट में। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज डज नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, इनमें से कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन नहीं है। ठीक, एनडीसी भी नहीं है, प्लानिंग कमीशन भी, जोनल काउंसिल भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, बार बार हमने कर रखा है, बी होगा। नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये डिस्कस्ड क्वेश्चन है, नो नीड टू डिस्कस अगेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ये देखते हैं। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इन इंडिया। ठीक है, सही बात है ये तो। पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये भी सही बात है। द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, ये तो एकदम ही सही बात है। इट इज अ रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट, एकदम ही गलत बात है। रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट नहीं है, ये यूएस के बारे में बोल रहा है, तो आंसर क्या हो गया, डी, है ना। तो इंडिया में एक होता है ना कि यूएस में कि सब लोग अग्रीमेंट का है, तो इंडिया में क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज हो सकती है। यूएस में क्या है, इन स्टेट का भी बाउंड्रीज एकदम फिक्स है, वो चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, डी। आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल
अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कह रहा है, ठीक है। कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, थोड़ा वैसे देखते हैं। एन अरेंजमेंट फॉर मिनिमाइजिंग द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट whose responsibilities are complex and hard to carry out and satisfaction of all। ये सब तो बहुत ही यूटोपियन बात कह रहा है, काटो इसको। A mechanism for speeding up the activities of the government whose responsibilities are increasing day by day। ठीक है, देख सकते हैं, बट ये कैबिनेट फॉर्म होगा, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा रिलेटेड होगा, इस इफिशियंसी वाले से नहीं। और मैकेनिज्म फॉर पार्लियामेंट्री, हाँ डेमोक्रेसी सही लग रहा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वाह। फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, नाउ दिस इज द टर्म्स व्हिच वी आर सर्चिंग फॉर, ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सही होना चाहिए आंसर। स्टिल विल सी अदर कि इससे भी अच्छा कुछ दिया है क्या। A device for strengthening the hands of the head of the government। strengthening मतलब कि more centralization of power। आपको I have already said यहाँ पे centralization of power, more authority, ये सब वाला ऑप्शंस गलत होता है, नाइट। तो आंसर वुड बी सी, ठीक है। which which of the following statements given above is are correct, which of the following statements given uh, above is are correct, ठीक है। The 44th Amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review। देखो 42nd अमेंडमेंट में भले ही हुआ होगा, 44th अमेंडमेंट में जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसको कम किया गया था और जुडिशियल रिव्यू ये सबको इंपॉर्टेंस दिया गया था। तो ये तो गलत होगा, ठीक है। व्हेन यू रेड 42nd तो आपको पता होगा कि उसमें जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स व्हिच वर डन इन द 42nd अमेंडमेंट उसको रिवर्स बैक कर दिया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट मस्ट बी रॉन्ग, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। एकदम सही बात है, तो आंसर क्या होगा, बी। नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट by definition is a what is this, CSC 2020 में पूछा गया। a government by the legislature, मजा नहीं आ रहा है, देख पॉपुलर गवर्नमेंट मजा नहीं आ रहा, मल्टी पावर गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। देखो जब भी गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करने वाला ऑप्शन है, व्हेन एवर इट इज बीइंग गिवन द लिमिटेड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, अथॉरिटी टू द पीपल, डिसेंट्रलाइजेशन, ऐसी चीजें होंगी तो दैट विल बी द आंसर। तो आंसर क्या होगा भाई, लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। In the context of India, which one of the following is the characteristic appropriate for bureaucracy? Bureaucracy के लिए what were the characteristics appropriate for bureaucracy? ठीक है। An agency for widening the scope of parliamentary democracy, देखते हैं। We have to see other options. An agency for strengthening the structure of federalism, नहीं लग रहा है। एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल, ये तो एकदम ही नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये सब ब्यूरोक्रेसी का काम नहीं है, ठीक है। एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंट, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। ब्यूरोक्रेसी का काम है क्या भाई, लेजिस्लेशन ने जो पब्लिक पॉलिसी बताया है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नाउ इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सिंपल सा सवाल है, डीपीएसपी में 50, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मींस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, राइट। अभी हमने क्वेश्चन देखा था यहाँ, दिस दिस हैज आल्सो कम कॉन्स्टिट्यूशनल, 2020 में भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, फिर से देखो अगेन दिस इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, सेम सवाल। The representative government of the nation with federal limited government by the same, the questions got repeated question है, right। repeated question आपने कर रखा है, will not take a iota of doubt that you this answer is correct, ठीक है। तो don't worry, अगर do PYQ you'll have a lot of experience how the questions are being asked, what is the language in which UPSC is asking question, trust it and do it। which one of the following of Indian polity is an essential feature that indicates that it is a federal in character। देखते हैं, द इंडिपेंडेंस ऑफ, जो ये भी हो गया, द यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज, ठीक है। देखते हैं, द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। इसमें क्या है, और हमने देखा था जब हम ऊपर पीवाईक्यू कर रहे थे, एसेंशियल फीचर ऑफ फेडरल वाले में ये था, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी इज सेफगार्डेड, दिस इज द आंसर, ठीक है। वी हैव, दिस इज आल्सो पीवाईक्यू, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। तो इस तरह से विल बी डिस्कसिंग अदर क्वेश्चंस एज वेल। हम लोग सारे क्वेश्चंस ऐसे ही डिस्कस करेंगे, जहां पे फैक्चुअल बात है जो बहुत आसान है उसमें मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, एंड अदर्स आई विल टेल यू कि जहाँ पे लॉजिक लगाना है, जहां अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, गोइंग फॉरवर्ड पॉलिटी फिर भी एक स्टैटिक टॉपिक टाइप का है, तो यहाँ पे बट जैसे साइंस एंड टेक हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, जहाँ पे आपको लॉजिक बहुत लगाना पड़ जाता है कभी कभी, तो ये वाली अंडरस्टैंडिंग विल बी हेल्पिंग यू मोर इन दैट, ठीक है।